हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे भारत में हुए 1857 के क्रांति से पूर्व के कुछ विद्रोह। जैसे कुछ जनजातीय विद्रोह हुए थे, तो कुछ धर्मांतरण के लिए विद्रोह हुए थे, कुछ सामाजिक कारणों से विद्रोह हुए थे, तो कुछ हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी विद्रोह के बारे में। तो इस विद्रोह में जैसे कि हम पहले बात करेंगे सन्यासी विद्रोह, इसके बाद बात करेंगे हम चुवार विद्रोह, फिर बेला टोपी विद्रोह और इसके बाद पाइक विद्रोह। जो इसमें से इसके बाद हम बात करेंगे पागलपंथी विद्रोह और भील विद्रोह। इसके बाद हम बात करेंगे अहोम विद्रोह और इसके बाद बहाली विद्रोह और इसके बाद रामोसी विद्रोह और कोल विद्रोह और खांसी विद्रोह और फ्राइडी विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो इसमें से दोस्तों इसमें से हमें सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पाइक विद्रोह, भील विद्रोह और कोल विद्रोह तथा संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन था बहुत से एसएससी एग्जाम और आपका बीपीएससी एग्जाम, स्टेट पीजीएस एग्जाम, इसका यूपीएससी एग्जाम जैसे टफेस्ट एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के से पूर्व में हुए जो भारत में जो महत्वपूर्ण क्रांति, विद्रोह या आंदोलन थे। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हेडिंग देंगे हम 1857 के पूर्व विद्रोह या आंदोलन। तो चलिए अब बात करते हैं इसके जो 1857 की क्रांति से पूर्व जो पहला विद्रोह हुआ था उसका नाम क्या था। तो जो पहला विद्रोह हुआ था उसका नाम था सन्यासी विद्रोह और जो इसका समय अवधि था वो था 1763 से 1788 तक। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेतृत्व आखिर किसने किया था। तो जो इसके नेतृत्व सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। एक थे डीजी नारायण और दूसरा था केना सरकार। और इस सन्यासी विद्रोह होने का आखिर कारण क्या था। तो सन्यासी विद्रोह होने का कारण का जो विवरण मिलता है वो था तीर्थकर के विरुद्ध, अर्थात जो तीर्थकर जो जैसे आप मान सकते हैं कि हिंदू जो जाते हैं वो मंदिर जो बड़े बड़े स्थल है चार धाम की यात्रा करने, जो मुस्लिम जाते हैं वो हज की यात्रा करने जाते हैं, उसी प्रकार जब तीर्थ पर जाने पर जो कर लगा दिया गया इसके कारण यह विद्रोह हुआ। और इसके यह विद्रोह हुआ आखिर कहाँ। तो यह विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इस विद्रोह बांकी चंद्र चटर्जी, एक जो इतिहासकार है बंकी चंद्र चटर्जी, उनकी पुस्तक जो है एक उसका नाम है, बहुत सुप्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे विद्रोह की। तो जो दूसरा विद्रोह होगा वो होगा चुवार विद्रोह। चुवार विद्रोह जो हुआ था उसका जो समय अवधि था 1766 था। कितना था? 1766। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे दुर्जन सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह। और इस विद्रोह का जो कारण बताया जाता है वो आर्थिक कारण होता है। जैसे उस समय जो कर लगा दिया गया था ना वो ज़्यादा मात्रा में था कर का वैल्यू, तो इस समय इसलिए इसके विरुद्ध में किया गया था। और जो यह स्थान था वो था मिदनापुर, जो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, जो अभी भी बंगाल प्रांत के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर के। तो इसका नाम होता है बेला टम्पी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बेला टम्पी विद्रोह। और यह होता है 1805 से 1809 तक। 1805 में स्टार्ट होगा और 1809 में इसका एंडिंग होगा। और इसके नेतृत्वकर्ता भी बेला टम्पी थे और इन्हीं के नाम पर बेला टम्पी इस विद्रोह को नाम रखा गया है। और इसका जो कारण था वो था सहायक संधि पर हस्ताक्षर। और यह जो हुआ था उसका स्थान था टावनकोर, केरल के तटीय क्षेत्र जो एक है टावनकोर, वहाँ पे हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो चौथे नंबर में जो आएगा उसका नाम होगा पाइक विद्रोह। क्या होगा? पाइक विद्रोह। और पाइक विद्रोह का जो समय अवधि होगा वो 1817 से 1818 तक, अर्थात यह 1 वर्षों का विद्रोह था। अब बात करेंगे इसका नेतृत्व आखिर किसने किया था। जो नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु थे, जिन्होंने इसका पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह पाइक विद्रोह आखिर हुआ था कहाँ? तो यह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ था? उड़ीसा। और इस विद्रोह का जो कारण था वो कारण क्या था? वो जनजातीय विद्रोह था। यह एक जनजातीय विद्रोह था। यह अर्थात जंगलों में जब अंग्रेज सरकार ने अपनी साम्राज्य वृद्धि करने लगे तो जंगलों में बसने वाले आदिवासी लोग इसके विरुद्ध में जब आवाज़ उठाए, इसलिए इसे जनजातीय विद्रोह कहा गया। इसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। आप यहाँ पागलपंथी से यह आप नहीं सोच लीजिएगा कि यह पागलों का विद्रोह था, अर्थात इस एक ऐसा विद्रोह था जिसका नाम पागलपंथी विद्रोह रखा गया।
जो इसका समयावधि था 1825 में। और इसके नेतृत्व करता जो थे यह दो लोगों ने किया था, एक करम शाह और दूसरा टीपू ने। और टीपू से है टीपू सुल्तान ने, ठीक है। तो इसके बाद यह एक अधार्मिक विद्रोह था, यह कोई धर्म का विद्रोह नहीं था, यह सभी धर्मों के लिए समान अधार्मिक विद्रोह था। और यह जो हुआ था वो हुआ बंगाल प्रांत में। कहाँ? बंगाल। इसके बाद आता है छठे नंबर का। छठे नंबर में आएंगे भील विद्रोह। और भील विद्रोह का जो समयावधि होगा वो 1825 होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है भील विद्रोह, क्योंकि यह बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है भील विद्रोह। तो भील विद्रोह का जो समयावधि है 1825। इसके नेतृत्व करता जो थे ये सेवाराम थे। कौन थे? सेवाराम। इसका जो कारण था भील विद्रोह होने का, जो कारण था वो कारण था भील जनजाति द्वारा बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण किया गया विद्रोह, इसलिए इसे भील विद्रोह कहा गया था, ठीक है। और इसके जो यह किस स्थान पर, आखिर यह किस स्थान पर हुआ था? तो भील विद्रोह जो हुआ था भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के मध्य प्रांत में। इसके बाद आता है जो 7वें नंबर का विद्रोह जो होता है, इसका नाम है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का जो समयावधि होगा वो 1828 होगा। और इसके नेतृत्व करता जो होंगे वो गोमधर कुंवर होंगे। कौन थे होंगे? गोमधर कुंवर। और यह जो हुआ था किस प्रांत में हुआ था? तो इसका जो स्थान था वो असम का स्थान था, असम। और इसका कारण क्या था? तो असम के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप से हुआ था। अर्थात वहाँ पे जो बस्तियाँ थी, जनजातियाँ थी, उनके यातायात का जब उन्होंने यहाँ पे रेल का डेवलपमेंट किया ना, जैसे सड़क का डेवलपमेंट किया और बहुत सारे डेवलपमेंट का कार्य किया, तो उस समय असम का क्षेत्र पड़ा इसमें। तो असम के क्षेत्र में जब इन्होंने डेवलपमेंट का कार्य किया तो वहाँ के जनजाति जो थे वो उससे नाराज हुए और इन अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन किया। इसीलिए इस आंदोलन का नाम अहोम विद्रोह रखा गया, ठीक है। और इसके बाद 8वें नंबर का जो होगा वो होगा बहावी आंदोलन, या बहावी विद्रोह भी कह सकते हैं आप। और यह हुआ था 1830 में। और इसके नेतृत्वकर्ता जो होंगे उनका नाम होगा सैयद अहमद। सैयद अहमद द्वारा बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और यह 1830 में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। 1830 में जो था यह पटना में सर्वोसर्वी था। और ये जो पटना में इसका जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था अली बंधु। और अली बंधु से का मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, क्योंकि यह एक मुस्लिम भाई थे, तो जिनका नाम अली बंधु रखा गया क्योंकि यह दो भाइयों द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन दो भाइयों का नाम क्या था। तो अर्थात अली बंधु कौन थे? तो एक लियाकत अली और दूसरा विलायत अली। तो अली बंधु में थे एक लियाकत अली और दूसरा विलायत अली। और इसके यह आखिर क्या था? तो इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य, जो यह विद्रोह हुआ था उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसका जो इसके बाद होता है कि इसे कुचलने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन ने इस आंदोलन को कुचल दिया, अर्थात इस आंदोलन को दबा दिया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रामोसी विद्रोह। जो रामोसी विद्रोह हुआ था वो 1829 में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता था वो चित्तूर सिंह थे। क्या नाम था उनका? चित्तूर सिंह। और इनका जो स्थान था भारत का पश्चिमी घाट। और भारत के पश्चिम में जो पड़ता है वो गुजरात का प्रांत होता है, जैसे कि आपको पता होगा। और यह जनजातीय विद्रोह था। क्या था? यह एक जनजातीय विद्रोह था। इसके बाद आता है कोल। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो कोल विद्रोह जो है यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह इसका जो कोल विद्रोह का जो समयावधि होगा वो होगा 1831 में। और इसके नेतृत्व करता जो होंगे बुद्धू भगत होंगे। और जो यह स्थान होगा यह छोटा नागपुर होगा, जो बिहार प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इसके बाद जो आएंगे उसका नाम होगा खांसी विद्रोह। क्या होगा? खांसी विद्रोह 1833 में। और इसके जो नेतृत्व करता होंगे उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा तीरुथ सिंह। क्या नाम होगा? तीरुथ सिंह। और यह स्थान कौन सा होगा? वर्तमान में मेघालय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मेघालय। और इसका जो कारण होगा उसका कारण क्या होगा? अंग्रेजों के सर्वेक्षण का विरोध। अंग्रेज जब यहाँ पे भी सर्वेक्षण करने लगे, यहाँ पे जांच पड़ताल करने लगे, उसके विरोध में जो किया गया आंदोलन था उसको ही खांसी विद्रोह कहा गया था, ठीक है।
यह दो जनजातियों ने मिलकर आंदोलन चलाया था। आखिर खांसी विद्रोह जो था वह दो जनजातियों ने मिलकर चलाया था। आखिर उन दो जनजातियों का नाम क्या था? तो एक में था खम्पटी, क्या नाम था? खम्पटी। और दूसरे में सिंहपो। खम्पटी और सिंहपो ने मिलकर यह चलाया था आंदोलन, जिसका नाम था खांसी विद्रोह। और अब बात करते हैं अगले की, फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन जो होगा, इसका जो समय अवधि होगा 1838 होगा। क्या होगा? 1838। और इसका जो नेतृत्व करते होंगे सीरियातुल्ला और टुट्टू मियाँ। सीरियातुल्ला और टुट्टू मियाँ इसका नेतृत्व करेंगे। और जो यह स्थान होगा, उसका स्थान होगा बंगाल का क्षेत्र। तो चलिए अब बात करते हैं अगले की, संथाल। यह इंपॉर्टेंट नहीं, भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथाल विद्रोह यह होगा 1855 से 1856, और यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1855 से 1856। और इसका जो नेतृत्व करता होगा, उनका नाम होगा सिद्धू और कान्हू। ये दो भाई थे। क्या थे? दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। और यह स्थान जो होगा भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच। यह जो आंदोलन हुआ, संथाल विद्रोह जो हुआ था, यह भागलपुर और राजमहल के पहाड़ियों के बीच के जो क्षेत्र था, जिसे कहा जाता था दमन ए कोह। क्या कहा जाता? दमन ए कोह कहा जाता था। जहाँ संथाल रहते, यहीं पे संथाल रहते थे। दमन ए कोह में संथाल रहते थे, और यहीं से यह आंदोलन किया गया था। और इसके बाद बात करते हैं, संथालों ने मेजल बड़ों को, किसको? संथालों ने मेजल बड़ों को त्रिपैती अर्थात भागलपुर के युद्ध में पराजित किया था। मेजल बड़ो जो था एक अंग्रेजी सेना अधिकारी, उसको त्रिपैती के युद्ध, त्रिपैती जो वर्तमान भागलपुर को कहा जाता है, भागलपुर के प्रांत में है ये, तो उसमें पराजित किया था। और इसके बाद 1856 में संथाल परगना अधिकारी द्वारा, संथाल परगना अधिकारी जो था वहाँ का, उसके द्वारा संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया। संथाल परगना अधिनियम 1856 में पारित किया गया, जिसमें सभी अधिकार जो था किसको दे दिया गया? संथालों को दे दिया है। किसको? संथालों को दे दिया गया वापस। और इसके बाद बात करते हैं, संथाल विद्रोह को भूल विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाल विद्रोह को भूल विद्रोह भी कहते हैं, यह आप याद रखिएगा। और इसके तो अब हम ऐसे ही वीडियो को लेकर आगे बात करेंगे। आपको जो होगा, आपको थोड़ा सा हेडिंग दे देते हैं, जो होगा अब 1857 की क्रांति के बाद के जो विद्रोह होंगे, बाद का जो विद्रोह होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कीजिए, और हम इसको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। चलिए आज बात करते हैं हम भारत के वायसराय। आखिर भारत में कौन कौन से वायसराय हुए? तो वायसराय जो भारत में हो, उनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 1856 से 1950 तक। तो चलिए अब बात करते हैं इसका। तो जो पहले वायसराय होंगे, उनका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम होगा? लॉर्ड कैनिंग। और इनका जो शासन, इनका जो समय अवधि होगा वो होगा 1856 से 1862। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं इसमें इनके कार्यकाल में आखिर हुआ क्या था। तो यह भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। इससे पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हुआ, इसके काल में हुआ कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जो था वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था फमांगस्टन। फमांगस्टन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। और इसके बाद 1856 में विधवा पुनः विवाह कानून, विधवा पुनः विवाह कानून लागू किया था। इस कानून को लोग लागू करवाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो एक पत्रकार के एक पत्रिका के संपादक भी थे, उन्होंने सर्वाधिक सहयोग किया था। और 1861 में भारतीय कानून संहिता भी लागू किया था, ठीक है। इसी के बाद अब बात करते हैं, इसी के समय बुट्स डिस्पैच
के आधार पर विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। और इस समय यानी 1857 के समय बंगाल, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब अगले में बात करते हैं अगले वायसराय की। तो 2 नंबर में जो आएंगे उनका नाम होगा लॉर्ड एलिगिन प्रथम। कौन सा होगा? लॉर्ड एलिगिन प्रथम। और इनका जो समय अवधि होगा 1862 से 1830, अर्थात यह 1 वर्षों के लिए वायसराय थे। तो इसने अपने समय हुए, इसके जो समय लॉर्ड एलिगिन प्रथम के समय जो बहावी आंदोलन हुआ था ना, उसका जो सर्वाधिक जो केंद्र था वो था गढ़मलका केंद्र था, उसे ध्वस्त कर दिया इसने। बहावी आंदोलन का जो एक गढ़ था, अर्थात जहाँ बहावी आंदोलन के सबसे ज़्यादा प्रखर था, वहाँ उसी को इसने ध्वस्त कर दिया था, तो उसका विनाश कर दिया। और अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के। तो तीसरे नंबर है लॉर्ड लॉरेंस। तो 1863 से 1869। इसके समय अकाल आयोग की गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष रिचर्ड कोपबेल थे। इसके समय जो था ना, अकाल आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का? अकाल आयोग का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रिचर्ड कोपबेल थे। और 1865 में किसने? 1865 में भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड मेयो। इनका जो समय अवधि होगा 1869 से 1872 तक। तो बात करते हैं कि इनके आखिर काल में हुआ क्या था। इसे 1872 में कृषि विभाग की स्थापना करनी पड़ी थी। अर्थात उस समय के जो किसान थे उन्होंने इतना विरोध किया कि इसे मजबूरन कृषि विभाग की स्थापना करनी पड़ी थी। इसने सर्वप्रथम 1872 में जनगणना शुरू की थी। सर्वप्रथम भारत में जब जनगणना शुरू किया गया था 1872 में किया गया था, ठीक है। अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना इसने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यह प्रथम वायसराय था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। और वो भी कार्यकाल में इसकी मृत्यु हो गई थी भारत में ही, ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसका नाम है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इसका जो समय अवधि होगा वो होगा 1872 से 1876 तक, अर्थात 4 वर्षों के लिए। 1872 में पंजाब में राम सिंह ने कुक्का आंदोलन शुरू कर दिया। 1872 में पंजाब में राम सिंह ने कुक्का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। यह बहुत VVI क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी में पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब और किस उद्देश्य से किया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना VVI टॉपिक है, आर्य समाज। तो चलिए अब बात करते हैं 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। 1875 में। इसके बाद जो होगा वो होगा लॉर्ड लिटन। कौन होगा? लॉर्ड लिटन, जो इसका होगा 1876 से 1880 तक। लॉर्ड लिटन को O1 मैरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? O1 मैरी भी कहा जाता है। इसे भारतीय राजपद अधिनियम 1876 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था 1876 में। उसके तहत आखिर क्या किया गया था सो बात कर लेते हैं। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस अधिनियम के तहत पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जो महारानी विक्टोरिया के सम्मान में रखा गया था, ठीक है, जिसका आयोजन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में किया गया था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इस पे।
1877 में महारानी विक्टोरिया को 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद उस समय का सर्वोच्च पुरस्कार था, समझे, सम्मान पुरस्कार था, की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इसी के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी समय भारतीय नागरिक सिविल सर्विस की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। इस समय भारतीय नागरिक सेवा सर्विस की जो आयु थी वो 21 वर्ष पहले थी, उसको 19 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा लॉर्ड रिपन। इससे पहले लिटन था, उसके बाद रिपन आ गया, रिपन 1880 से 1884 तक। इसे भारत का उद्धारकर्ता कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है, उद्धारक मतलब जैसे उद्धार कर दिया, जिसने भारत में आते ही ना यहाँ के लोगों पे, भारत पे बहुत एहसान किया, ठीक है, उसको उद्धार कहा जाता है। आखिर इसे भारत का उद्धारक कहा किसने? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, ठीक है। इसके काल में 10 वर्षीय जनगणना, कौन सा 10 वर्षीय जो जनगणना हुआ था उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर एक्ट लगाया था उसे लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। अब वर्नाकुलर एक्ट क्या था, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। वर्नाकुलर एक्ट था कि यह जैसे अखबार पत्रिका जो भी छापी जाती थी वह सरकार के विरुद्ध ना छाप सके, इसके लिए वर्नाकुलर एक्ट की लगाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। इसे भारतीय स्वशासन, कौन सा शासन, भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्या? भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसके काल में इल्विट विधेयक हुआ था, इसके काल में ही इल्विट विधेयक हुआ था। अब आगे बात कर, अब इसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा लॉर्ड डफरिन। कौन सा होगा? लॉर्ड डफरिन। इसका जो समयावधि होगा 1884 से 1888 तक। इसके काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एओ होम थे, यानी कि लॉर्ड डफरिन के ही काल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो आएंगे उसका नाम होगा लॉर्ड लैंसडाउन। कौन सा? लॉर्ड लैंसडाउन। और इनका जो समयावधि होगा 1888 से 1894। इसके तहत इसके काल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों की जो पहले आयु थी 10 वर्ष विवाह की, उसे बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और डुरंड रेखा का निर्माण भी इसी के समय में किया गया था। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा का निर्माण इसी के समय में किया गया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद, कौन? स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे। कब गए थे? 1893 में। 1893 में किसका यहाँ पे कौन वायसराय था भारत में? तो लॉर्ड लैंसडाउन था। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था भारत का वायसराय, इसी के समय गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 में, 1894 से 1899 इसने कहा था, इसका एक कोटेशन है, जैसे कोटेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि इसने एक बात बोली थी जो सबसे प्रमुख रखा जाता है। तो इसने कहा था कि भारत को तलवार के जोर पर जीता गया है। इसने कहा था भारत को तलवार के जोर पर जीता गया है। तो चलिए अब अगले वायसराय की बात करते हैं। तो अगले वायसराय जो होंगे उनका नाम होगा लॉर्ड कर्जन। क्या नाम होगा उनका? लॉर्ड कर्जन। और इनका जो समयावधि होगा 1899 से 1905 तक। इसका भी एक कोटेशन है जो कहता है, यह कहता है लॉर्ड कर्जन कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ, इसका कथन था, ठीक है। और इसके काल में भी कुछ कार्य किए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें किया गया था 1900 में अकाल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। 1902 में शिक्षा तथा पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और पुरातात्विक विभाग की भी स्थापना इसी के समय किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था।
और इसके बाद इसकी तुलना, अर्थात किसकी तुलना, तो आप देख लीजिए लॉर्ड कर्जन की तुलना, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल क्रूर सम्राट औरंगजेब से की गई थी, ठीक है। और जो ये करने वाले थे, इसकी तुलना जो किए थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद जो आएंगे उनका नाम होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका जो समयावधि होगा 1905 से 1910। और अब इसमें बात कर लेते हैं आखिर इसके समय में हुआ क्या था। तो इसी समय ढाका में 1906, इसी समय ढाका में 1906 में आगा खां, कौन? आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में ढाका में, ठीक है। और इसी के समय सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। चलिए अब अगले बात करते हैं। अब है इसका नाम होगा लॉर्ड हैडिंग द्वितीय, 1910 से 1916 तक। इस समय 1911 में, कब? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। फिर से दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा कई निर्णय लिए गए, ठीक है। तो इसमें कहा गया, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। 1911 से हटाकर 1912 कर दिया, रद्द नहीं किया गया लेकिन उसका टाइम चेंजिंग कर दिया, 1912 कर दिया गया, ठीक है। और दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस को मुख्य आयुक्त बना दिया गया, ठीक है। और इसके बाद 1916 में ही कांग्रेस के दो दलों में एकता हो गई। कांग्रेस के दो दल थे, एक दल का नाम क्या था? गरम दल, और दूसरा का नाम क्या था? नरम दल। और दोनों में क्या हो गया? एकता, अर्थात दोनों एक हो गया फिर से। और यह कब अलग हुआ था? सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तो इसके बाद जो आएंगे उसका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921। इस समय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस समय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसी समय चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, समझे। गांधी जी का जो प्रथम भारत में सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। इसी के काल में गांधी जी ने खेरा आंदोलन भी कर दिया। पहले चंपारण सत्याग्रह, बाद में खेरा आंदोलन, ठीक है। 1921 में इसी के काल में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसी के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके काल में हुआ था? चेम्सफोर्ड के काल में। और इसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 लागू हुआ इसी के काल में। 1919 में ही ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया गया। मतलब इसके काल में 3 आंदोलन किए गए। एक 1917 में कर दिए चंपारण सत्याग्रह, 1919 में कर दिए 1919 में कर दिए हम नहीं 1919 में कर दिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और एक कर दिए खेरा भी आंदोलन इसी बीच में। और इसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा लॉर्ड रीडिंग। क्या नाम होगा इसका? लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड। कौन सा कांड? चौरा चौरी कांड, चोरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं इसी काल में मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की भी स्थापना कर ली थी, ठीक है। और इसके बाद स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया। महात्मा गांधी को एकमात्र अधिवेशन 1924 में जो हुआ बेलगांव अधिवेशन, उसी का अध्यक्ष बनाया गया था, समझे। एकमात्र बार अधिवेशन जिसका नाम था बेलगांव का अधिवेशन, उसी में इनको अध्यक्ष 1924 में बनाया गया था। इसके बाद इनको अध्यक्ष इससे पहले ना बनाया गया ना इसके बाद बनाया गया।
1925 में आरएसएस की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, लिख देते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हो रही है? 1925 में। 1925 में पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष, 1925 में ही पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो थी उसको महिला अध्यक्ष बनाया गया। और यह अधिवेशन था, उनका नाम था कानपुर अधिवेशन में बनाया गया था, ठीक है। और इसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, इस समय भारत में साइमन कमीशन आया था, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना रखें। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमेश मैकार्डल थे, समझे। और सांप्रदायिकता के आधार पर यह सम्मेलन असफल हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के आधार पर असफल हो गया। और इसी के समय लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी कि दूसरा असफल हुआ था, तीसरा सफल फिर से किया गया। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट भी इसे कहा जाता है। अब जो अगले आएंगे उनका नाम है लॉर्ड लिनिथगो 1936 से 1944। इसी समय भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। किनके समय? लॉर्ड लिनिथगो के समय में भारत में 1935 का अधिनियम आया था। सर्वप्रथम केंद्र में द्वैत शासन लागू 1935 में के अधिनियम के द्वारा हुआ। इस अधिनियम के द्वारा हरिजनों के अधिकारों को हिंदुओं के अधिकार से अलग कर दिया गया, ठीक है। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत, अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना तथा आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया। 1935 में आरबीआई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सब एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, आपको बता दे बैंकिंग इत्यादि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। इस अधिनियम को नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा था। किस अधिनियम को? 1935 के अधिनियम को नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा था। इस समय क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। और किस प्रस्ताव, आपको पता होगा किसका प्रस्ताव क्या हुआ? असफल। और इसके बाद बात लॉर्ड बेवेल। कौन? लॉर्ड बेवेल 1944 से 1945, 1 वर्षों के लिए। 1945 में सिमला सम्मेलन, सिर्फ इसके काल में एक हुआ था, वो भी सिमला सम्मेलन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, 1 वर्षों के लिए भी था। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कौन था? एटली। क्लेमेंट नहीं पूछते, एटली याद रखिएगा, एटली थे। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे 1947 से 48 के बीच, वो क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने जून 1948 के पहले इन्होंने कहा कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, आज़ाद की घोषणा कर दी जाएगी। और जो आज़ादी के बाद जो पहले और आखिरी भारतीय बने वायसराय, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, जिनका
1948 से 1950 तक समय अवधि रहा। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय वायसराय थे और इसके बाद यह समाप्त हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सी राजगोपालाचारी का मतलब क्या हुआ? तो सी का मतलब हुआ चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम शुरू करेंगे भारत में एंशिएंट काल का, ठीक है। तो इसमें से हम शुरू करेंगे अब